उनकी मानसिक स्थिति पर नजर रखने के लिए उनकी लाइव स्ट्रीम सार्वजनिक की जाएगी। अगले दिन जब दक्ष को शंका हुई कि कहीं अर्चित राय अपना पागलपन नाटक तो नहीं कर रहे, उन्होंने उनकी लाइव स्ट्रीम देखी। स्क्रीन पर अर्चित राय कैमरे के सामने एक टेबल क्लॉथ को केप की तरह लहराते हुए चिल्ला रहे थे, मैं आकाश गंगा का सम्राट, अपनी सेनाओं का स्थान जानना चाहता हूं। तभी एक तोंद वाला आदमी उन्हें धक्का देता है, तेरी सेनाएं मेरी ताकत को नहीं रोक सकती, मैं हूं वॉइड का चैंपियन। इसके बाद एक पतला आदमी आता है, मैं मिल्की वे का शासक हूं, आओ मुझसे लड़ो। मैं लाल बिजली का संत तुम सब पर शासन करूंगा। और ऐसे ही पागलों की कतार लग जाती है। अगर लड़ना चाहते हो तो आओ सेनाएं, आगे बढ़ो। अर्चित राय दक्ष अपने सोफे पर हंसी से लौटपोट हो गए। ये क्या तमाशा है? मानसिक संस्था में तो सारे महापुरुष भरे हैं। लड़ो अर्चित राय, आकाश गंगा के सम्राट, अपना साहस दिखाओ। क्या आंतर गैलेक्टिक युद्ध शुरू हो गया? इस स्ट्रीम ने तुरंत ही जनता का ध्यान खींचा और उसी दिन टॉप 10 स्ट्रीम्स में शामिल हो गई। हजारों लोगों ने इसे फॉलो किया। इसमें अर्चित राय के खाने, सोने, पागलपन के युद्धों और रेडियोथेरेपी तक की जानकारी दी जाती थी। उन्हें कभी इस पागल खाने से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर और नर्सें हरि को रिपोर्ट करती थीं और समय पर दवाइयां देती थीं, जिनमें से ज्यादातर हेलुसिनेटरी थीं। अब अर्चित राय अपने ही भ्रम में फंसे रहेंगे, हमेशा के लिए। किसी अर्थ में यह उनके लिए सबसे बेहतर सजा थी, अपने मन के भीतर एक काल्पनिक सम्राट की तरह जीना, बजाय इसके कि अपने अपराधों की सच्चाई से सामना करें। इसी दौरान दक्ष को हरि का संदेश मिला। स्ट्रीम शुरू करना एक शानदार विचार था, तुम देख रहे हो और नहीं तो क्या। दोनों स्ट्रीम देखते थे जब भी समय मिलता। फिर हरि ने पूछा, क्या तुम्हें विश्व महासंघ का प्राधिकारी बनने में रुचि है? दक्ष चौंके। क्या इस कॉल का यही मकसद है? अर्चित राय जो पीछे छोड़ गया है उसकी सफाई जरूरी है। मुझे एक नई समिति बनानी है। तुम्हारी प्रतिष्ठा और उपलब्धियां अब बहुत ऊंचाई पर हैं। सुरा रेल्म पर विजय और लिमिट फ्रैगमेंट अनुसंधान, ये दोनों ही तुम्हें योग्यता दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। दक्ष ने जवाब दिया, मैं इस पर विचार करूंगा। जब दक्ष विश्व महासंघ में उत्पन्न विभाजन को सुलझा रहे थे, तब द्वितीय क्षेत्र में युद्धोपरांत बैठक हो रही थी। यह बैठक आमतौर पर लूट का बंटवारा कहलाती थी, जहां रेणुका नगर की मित्र सेनाएं युद्ध की लूट को बांटने के लिए एकत्र होती थीं, जैसा कि पहले भी अंतरगैलेक्टिक युद्धों के बाद होता आया था। दूसरे और तीसरे अंतरगैलेक्टिक युद्धों के बाद भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, जिनमें मिल्की वे भाग ले चुका था। दूसरे युद्ध के बाद विश्व महासंघ की स्थापना हुई थी और तीसरे के बाद मिल्की वे पर निगरानी रखने वाले सर्वोच्च अधिकारियों का गठन। टीम जेनेथ ने रेणुका नगर की ओर से घोषणा की कि वे सुरा के खंडहरों पर एक नया साम्राज्य स्थापित करेंगे। वास्तव में यह प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी थी। मनुष्य जाति मिल्की वे की 4 प्रमुख जातियों और अनेक समर्थक जातियों द्वारा वे उस भूमि को बसाने लगे थे और सुरा के खंडहरों के बीच एक नए साम्राज्य की रूपरेखा दिखाई देने लगी थी। यह साम्राज्य मनुष्यों और अन्य जातियों दोनों को समाहित करेगा और द्वितीय क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करेगा। हालांकि कई जातियां नहीं चाहती थीं कि मनुष्य सुरा का स्थान लें। रेणुका नगर ने बहुत तेजी से शक्ति अर्जित कर ली थी। सिर्फ 2-3 वर्षों में उसमें ऐसे अनगिनत शिकारी थे जिनकी ताकत किसी सुरा राजा के बराबर थी। इन विरोधी जातियों को डर था कि कहीं मनुष्य अगली सुरा न बन जाए। अगर यह मानव साम्राज्य बन गया और वे सुरा के संसाधनों को निगलने लगे, तो वे पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। कम से कम सुरा की 8 साम्राज्यिक व्यवस्थाएं बिखरी हुई थीं, लेकिन यहां सिर्फ एक केंद्रीकृत मानव साम्राज्य होगा। जो योद्धा ड्रैगन को मारते हैं वे स्वयं ड्रैगन बनने जा रहे हैं और उस मरे हुए ड्रैगन से कहीं अधिक शक्तिशाली। इन एलियन जातियों ने पर्दे के पीछे से रेणुका नगर के निर्माण को बाधित करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि टीम जेनिथ को अपने नए साम्राज्य की नींव रखने में 1 महीने से अधिक का समय लग गया। यह बैठक
सितारों के सम्राट की राजधानी में रखी गई। मूल रूप से यह बैठक रेणुका नगर में होनी थी, लेकिन कई सहयोगी जातियों ने इसका तीखा विरोध किया, जो अब धीरे धीरे मनुष्यों से दूरी बना रही थीं। मनुष्य प्रतिनिधि के रूप में सौम्या सबसे पहले बोली, लेकिन उनके नए साम्राज्य की घोषणा का विरोध हुआ। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी साम्राज्य में अनेक जातियां हों। रेणुका नगर पहले ही बहुत बड़ा हो चुका है। इसके नियंत्रण से बाहर हो जाने से पहले इसके विस्तार पर रोक लगनी चाहिए। हम बहुजातीय साम्राज्य के पूरी तरह खिलाफ हैं। हंसी ने इन एलियन जातियों की ओर ऐसे देखा जैसे वे गमवार हों। ऐसे साम्राज्य में क्या बुराई है? मिल्की वे में तो ऐसे अनगिनत सफल उदाहरण हैं। मुझे नहीं पता तुम किस मिल्की वे की बात कर रही हो। हम द्वितीय क्षेत्र में हैं, कहीं और नहीं। कई जातियों वाला साम्राज्य बनाना मुश्किल होता है। हर जाति को अपना साम्राज्य मिलना चाहिए। वे एक गठबंधन में मिलकर काम कर सकते हैं। सौम्या ने कक्ष में प्रदर्शित मानचित्र की ओर इशारा किया। जो भी हो, रेणुका नगर इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। शुरुआती गठबंधन में बनी संधि के अनुसार सुरा की भूमि उसी को मिलेगी जिसने उस क्षेत्र में सुरा को हराया हो। हालांकि कुछ एलियन जातियों ने मिलकर रेणुका साम्राज्य के बीच में की भूमि पर दावा कर दिया, जिससे उसकी आकृति ही विभाजित हो गई। ललितेश राय ने सख्ती से कहा, तुम हमारे साम्राज्य का हिस्सा मत बनो, लेकिन हमें अपना साम्राज्य बनाने से मत रोको। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कई जातियों ने मिलकर इस भूमि पर कब्जा किया है, तो विवाद तो होगा ही। सौम्या मुस्कुराई। विवाद? नहीं, शायद तुम समझ नहीं रहे। हमने यह सारी भूमि जीती है, तुम में से किसी ने नहीं। और अगर किसी ने कोशिश भी की हो तो भी हम बल और विजय के अधिकार से इस पर दावा करते हैं। अगर किसी को आपत्ति है तो सामने आए। सौम्या के इन शब्दों ने कक्ष में खलबली मचा दी। रेणुका नगर के प्रतिनिधि एलियन जातियों से भिड़ गए। बेशक कोई भी एलियन जाति टीम जेनिथ से सीधे टकराने का साहस नहीं रखती थी। वे सिर्फ शब्दों की लड़ाई लड़ रहे थे। तभी एक भारी आवाज सभा भवन के बाहर से गूंजी। सुना है कि कुछ लोग नए रेणुका साम्राज्य की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। एक पुरुष अचानक सभा कक्ष के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी जैसे पहाड़ सभी प्रतिनिधियों पर दबाव बना रहा हो। सभी झुक गए। मजबूरी में उसके चारों ओर अंतरिक्ष में काले दरारें फैल गईं। कौन है जो रेणुका की लूट पर दावा कर रहा है? तुम हो? ननन नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं था। सब एक गलतफहमी थी। उस भारी आवाज को सुनकर सौम्या और अन्य मुस्कुराए, जबकि विरोधी जातियां पसीने पसीने हो गईं। ध्यान से सुनो, अगर बोलना है तो कुछ मूल्यवान बात कहो, वरना तुम्हारी जाति की जिंदगी का अंत समझो। मैं इस भूमि पर विजय का दावा करता हूं। उस पुरुष ने मानचित्र पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां जल रही थीं और रेणुका नगर के स्थान पर एक जली हुई छाप छोड़ गईं। हम रेणुका वाले तुमसे कोई समझौता नहीं कर रहे, हम तो बस सूचना दे रहे हैं। अगर किसी ने विरोध किया तो सीधे जवाब मिलेगा। एलियन जातियां कांप उठीं और कहने लगीं, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? इस भूमि में हमारा मूल क्षेत्र भी आता है। तुम भी सुरा जैसे बन गए हो, तो क्या तुम इस शर्त को स्वीकार नहीं कर रहे? उस पुरुष ने दो वक्ताओं की ओर देखा और वे भाप या कुहासे की तरह हवा में उड़ गए। कोई निशान नहीं बचा। यह दृश्य देख पूरी सभा सन्न रह गई। अब कोई एलियन कुछ बोलने का साहस नहीं कर रहा था। सबने सिर झुका लिया। टीम जेनिथ उनके प्रति अब तक बहुत नरम था, इतना कि वे भूल गए थे कि रेणुका नगर कैसे जीवित रहा और सुरा को हराया। वह व्यक्ति जो सामने खड़ा था, सुरा सम्राटों को ऐसे मारता था जैसे वे पालतू जानवर हों। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी शक्ति का धनी व्यक्ति उनके छोटे मोटे विवादों में आएगा, लेकिन वह यहां था। क्या किसी और को कुछ कहना है? दक्ष ने फिर पूछा। इस बार सभी एलियन प्रतिनिधियों ने ऐसे सिर हिलाए जैसे उन्हें करंट लगा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस सुझाव दे रहे थे, लेकिन निर्णय आपका ही है। बिल्कुल, कृपया जितनी भूमि चाहिए ले लीजिए। दक्ष ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर अपनी जाति को जीवित देखना है तो अपनी बात याद रखना। सच कहूं,
मुझे द्वितीय क्षेत्र से कुछ और एलियन जातियों को मिटा देने में कोई ऐतराज नहीं होगा, ताकि बाकी के लिए अधिक जगह हो सके। विदेशी प्रजातियों के प्रतिनिधियों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। बातचीत का आधार असहमति होता है, लेकिन अगर वे दक्ष से असहमत नहीं हो सकते तो इस बैठक का मतलब ही क्या रह गया था? क्या उन्हें बस अपनी नियति स्वीकार कर लेनी थी? हुओलुओ कबीले का मुखिया केवल एक भटकी हुई टिप्पणी के लिए भांप बना दिया गया। उसके बाद किसी भी विदेशी प्रजाति की हिम्मत नहीं हुई कि वह दक्ष से उलझे। एक प्रतिनिधि ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर हमारे कबीले यह जानेंगे कि हम इस बैठक से अपनी कोई जमीन लिए बिना उलटे सब कुछ गंवा कर लौटे, तो वे क्या कहेंगे? अब वे आगे कैसे जिएंगे? उस प्रतिनिधि के बगल में खड़े एक और प्रतिनिधि ने चिल्लाकर कहा, तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी भूमि को इस जैसे व्यक्ति द्वारा लिया जाना ही एक सम्मान है? सोचो कि दक्ष जैसा व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। हमें तो उसके प्रयासों का समर्थन करना ही चाहिए। मैं तो अपनी जमीन ही नहीं, पत्नी और बेटी तक सौंपने को तैयार हूं। जिन प्रतिनिधियों ने सबसे पहले विरोध किया था, वे अब सबसे बड़े चापलूस बन चुके थे। दक्ष ने 2 उंगलियां उठाईं। तुम सबके पास 2 विकल्प हैं, या तो मेरे साम्राज्य में सम्मिलित हो जाओ या मेरे क्षेत्र से बाहर जाकर जीने की कोशिश करो। बिल्कुल, हम आपका अनुसरण करेंगे दक्ष, आप जैसा कहें। अगर आप हमें तिरस्कार न करें दक्ष, तो हम और हमारे लोग आपके वफादार नागरिक बनेंगे। विदेशी प्रजातियों ने जैसे किताब का पन्ना पलटा हो, वैसे ही अपना स्वर बदल लिया। वे उठ खड़े हुए और घुटनों पर झुक गए। हम आपके चरणों में नमन करते हैं, दूसरे क्षेत्र के सम्राट। उनके समन्वित आंदोलनों को देखकर दक्ष को लगा जैसे उन्होंने यह सब पहले से रिहर्स किया हो। सौम्या ने पूछा, कैप्टन, हमारे साम्राज्य का नाम क्या होगा? लिमिट। उस दिन लिमिट साम्राज्य का जन्म हुआ। जो बैठक युद्ध की लूट बांटने के लिए बुलाई गई थी, वह एक नए साम्राज्य की घोषणा में बदल गई। अब चर्चा का विषय था मानवों और एलियनों के लिए बनाए जाने वाले नियम और सुरक्षा उपाय। दक्ष की उपस्थिति के कारण केवल 1 महीने में सभी विदेशी प्रजातियां सहमत हो गईं। किसी ने भी साम्राज्य निर्माण में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। टीम जेनिथ को वह अड़चनें नहीं झेलनी पड़ीं जो पहले हर कदम पर होती थीं। 1 महीने बाद लिमिट की राजधानी रेणुका नगर में भव्य समारोह आयोजित किया गया, जो अब पहले से भी ज्यादा भव्यता और प्रभुत्व का प्रतीक बन चुका था। उसी दिन विदेशी प्रजातियों का एक दल वहां पहुंचा, जिन्होंने सुरा क्षेत्र को पार करते हुए यह यात्रा की थी। जब उन्होंने सामने खड़े नगर को देखा तो भूमि पर लेट गए। यह हमारा पवित्र नगर है। वे थे बाईमेई, वह जाति जिसने दक्ष से इतना प्रभावित होकर उसे पूज्य मान लिया था। अब दूसरे क्षेत्र की संपूर्ण यात्रा करके वे अंततः रेणुका नगर पहुंच चुके थे। वे नगर की समृद्धि और वैभव से अचंभित थे। अपने कुपोषित लेकिन निष्ठावान पुरोहित के नेतृत्व में बाईमेई नगर में प्रविष्ट हुए। इस तीर्थ यात्रा ने उन्हें कमजोर जरूर किया था, लेकिन आत्मबल से मजबूत भी बनाया। उनकी 1/3 संख्या यात्रा में मारी गई थी, लेकिन जो बचे थे वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुके थे। उनमें 10 सुरा किंग स्तर के योद्धा थे, जिनमें से 3 सुरा सम्राट के समकक्ष शक्ति रखते थे। उन्होंने नगर में उत्सव का दृश्य देखा। शहरवासी सड़कों पर थे और गार्ड्स अनुशासन बनाए रखे हुए थे। पुरोहित ने एक राहगीर से पूछा कि क्या हो रहा है। रेणुका नगर का निवासी मुस्कुराते हुए बोला, आज हमारे नए राजा का राज्याभिषेक हो रहा है। वे केवल मानवों के नहीं, दूसरे क्षेत्र के भी सम्राट हैं। मैंने सुना है कि इस क्षेत्र का नाम भी बदला जाएगा। पवित्र नगर के लिए नया राजा, वो आ रहा है। देखो, वो आ रहा है। भीड़ के बीच से चीखें उठीं जब 8 उच्च स्तरीय ड्रैकोनिक जीवों द्वारा खींचा गया रथ दिखाई दिया। जैसे ही पुरोहित ने उसमें बैठे व्यक्ति को देखा, उसकी आंखें श्रद्धा से भर गईं। आकाश में गरुड़ पक्षी उड़ रहे थे, फूलों की टोकरी बरसा रहे थे। हजारों चमकते पक्षी हवा में मंडरा रहे थे। यह एक भव्य क्षण था। वे 8 जीव इंद्रधनुष जैसी रोशनी में चमक रहे थे।
हर एक इतना ताकतवर था कि अकेले उसे हराने के लिए पूरे 22 मई कबीले की जरूरत पड़ती। वह रथ कला का अद्भुत नमूना था। काले रंग से रंगा हुआ, सुनहरी सजावट से सजा हुआ, अंदर की गद्दियां नरम हंस के पंखों से भरी हुईं। उसमें बैठा युवक, जिसकी उम्र 20 के आसपास थी, उसके चारों ओर एक ऐसा प्रभामंडल था जो आकाश को भी छोटा कर दे। जो भी उसकी शक्ति को पहचान सकता था वह पसीने से भीग गया। जैसे ही वह रथ निकला, सड़क के दोनों ओर खड़े लोग जोर जोर से जयकार करने लगे। वह गूंजते स्वर किसी भूकंप से कम नहीं थे। 22 मई लोग उस व्यक्ति को देखकर अवाक रह गए। उनके लिए वह केवल राजा नहीं था, ईश्वर था। दक्ष ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। यह राज्याभिषेक बहुत सावधानी से तैयार किया गया था, लेकिन असल में इन सैकड़ों उच्च स्तरीय जीवों और 8 ड्रैकोनिक जीवों को सम्मोहित करने का सारा काम दक्ष ने खुद किया था। यह एक कठिन काम था, और तो और उसे उस दिन सुबह 5 बजे उठना पड़ा। यामिनी ने उसके लिए एक ड्रैगन कढ़ाई वाला पारंपरिक वस्त्र तैयार किया था, लेकिन दक्ष ने साफ मना कर दिया। कितना बासी डिजाइन है वो, और पहनने में कितना झंझट, उसने सोचा। उसने उसकी जगह काले रंग की एक जैकेट पहनी जो उच्च स्तरीय ड्रैगन चमड़े से बनी थी। एक तरह से यह भी एक ड्रैगन वस्त्र ही था, पर आसान और आरामदायक। लेकिन उसकी गरिमा दर्शाने के लिए ढेरों औपचारिकताएं तय थीं। उसे पूरे नगर में रथ में बैठकर घुमाया जाना था ताकि हर नागरिक उसका दर्शन कर सके। यह सब बहुत झंझट भरा था, और दक्ष की इच्छा तो बस यही थी कि वह सबको सम्मोहित करके किसी खाने की दुकान तक भाग जाए। लेकिन यामिनी और बाकी लोगों ने इतने प्यार और मेहनत से इस समारोह की योजना बनाई थी कि वह मना नहीं कर पाया। दक्ष के पीछे टीम जेनिथ के 6 सदस्य प्रत्येक एक उच्च स्तरीय जीव पर सवार होकर चल रहे थे। उनके चेहरों पर गर्व और प्रसन्नता की मुस्कान थी। वे सबको हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। टीम जेनिथ के पीछे थे रेणुका नगर के सेनानी, जो इंसान और 4 प्रमुख विदेशी जातियों से थे और दक्ष की सुरक्षा का औपचारिक उत्तरदायित्व निभा रहे थे। टीम जेनिथ के पीछे येलुओ कबीले के सदस्य एक रथ में विराजमान थे। येलुओ जहर के विकास में उनके योगदान के लिए आभार स्वरूप दक्ष ने उन्हें जुलूस में विशेष स्थान दिया था। ऊपर आकाश में उड़ते हुए क्रैग ईगल्स इंद्रधनुष की लकीरें खींच रहे थे। चट्टान आत्माएं जो चलती हुई किलों जितनी विशाल थीं, येलुओ कबीले के पीछे थीं। उनके साथ थीं लकड़ी आत्माएं जो चमचमाती हरी आभा से जगमगा रही थीं। वे 4 प्रजातियां जो रेणुका नगर के आरंभ से उसके साथ थीं, उन्हें उनके दर्जे के अनुसार सम्मान दिया गया। जब ड्रैगन रथ शहर का चक्कर काटकर नवनिर्मित महल पर रुका, यामिनी और अन्य 2 कतारों में विनम्रता से खड़े थे, दक्ष के रथ से उतरने की प्रतीक्षा में। दक्ष ने परिचित चेहरों को देखा। ची राज्य के अधिपति जोउ लियाओ, शाना और अन्य। उन्होंने सिर उठाकर महल की ओर देखा और आगे बढ़ते रहे। महल का निर्माण प्राचीन चीनी वास्तुकला की शैली में किया गया था, लेकिन उसमें आधुनिकता की छाया स्पष्ट थी, जिससे यह झांत होता था कि इसमें बहुत श्रम लगाया गया था। दक्ष के पीछे चल रहे थे येलुओ प्रमुख, लकड़ी आत्माओं के पुजारी और टीम जेनिथ के सदस्य, वे सभी जिन्होंने रेणुका नगर की नींव में योगदान दिया था। जब वे महल की ऊंचाई पर पहुंच ही रहे थे, तभी एक पतली सी आकृति काले लबादे में प्रकट हुई। उसके लबादे पर ड्रैगन वुल्फ की कढ़ाई थी, जो मानो कूदने ही वाला हो। यह स्पष्ट रूप से किसी कुशल कारीगर की रचना थी। दक्ष की भौहें तन गईं। तुम दूसरी दुनिया तक पहुंच गई हो, आध्या ने जीभ बाहर निकालते हुए कहा। सुना था कि आप राजा बनने वाले हो, तो मैंने पिछले कुछ महीनों से कड़ी मेहनत की ताकि आपको एक सरप्राइज दे सकूं। तो सरप्राइज मिला? बिल्कुल। यह मेरे अब तक के सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक है, और तुम यहां हो, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दक्ष ने अपनी बहन को वर्षों बाद देखा। उन्होंने उसकी नाक हल्के से झटकते हुए पूछा, तुम्हारे जीन फ्रैगमेंट्स का क्या हाल है? आध्या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, सौम्या दीदी ने मेरे रेगुलर और म्यूटेटेड जीन फ्रैगमेंट्स को पहले ही सीमित करवा दिया है। अब बस सुपीरियर और पीक बचे हैं। दक्ष ने सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है। जब तक अपनी शक्ति को सही और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना न आ जाए, तब तक ज्यादा जीन फ्रैगमेंट्स लेना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ भैया,
आध्या ने सिर झुकाया। फिर उसने एक चोगा दक्ष के कंधों पर डाल दिया। वह पीछे हटकर देखती रही जब दक्ष सामने बने मंच की ओर बढ़े। उसकी आंखों में गर्व और स्नेह था। मंच के ऊपर एक मुकुट रखा था। इस चरण पर किसी को उसे दक्ष के सिर पर रखना था, लेकिन दूसरी दुनिया में किसी की हिम्मत न हुई ऐसा करने की। अंततः दक्ष ने स्वयं ही मुकुट पहना। यह एक महान सम्मान था, लेकिन इसके साथ भारी जिम्मेदारी भी थी। हालांकि मुकुट उसके सिर पर चौंकाने वाली तरह से हल्का महसूस हुआ। दक्ष ने अपनी आत्मा स्थान से अपनी तलवार ग्विचंग निकाली और आकाश की ओर ऊंचा उठा दिया। तलवार से एक प्रकाश स्तंभ निकलकर आकाश में चमकने लगा, जो सूर्य से भी अधिक तेज था। जब तलवार चमकी तो आकाश फटने लगा। दक्ष ने तलवार से कुछ प्रतीत होता हुआ बेतरतीब वार किए, लेकिन जब तक वह पूरा हुआ, आकाश में एक शब्द स्पष्ट रूप से उभर चुका था, लिमिट। यह शब्द दक्ष की सोर्ड एनर्जी से बना था और काफी समय बीतने के बाद भी मिटा नहीं। ऐसा लगता था जैसे यह शब्द हमेशा के लिए रेणुका नगर के आकाश पर अंकित हो गया हो। दक्ष ने तलवार को म्यान में रखा और घोषणा की, गवाह बनो हमारे नए राज्य के उदय के, लिमिट साम्राज्य। उसके जेनेटिक एनर्जी के भंडार ने उसकी आवाज को पूरे राज्य में गूंजने दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी बात हर किसी के मस्तिष्क में सीधी गूंज रही हो। लिमिट, द किंगडम ऑफ लिमिट। हमने एक भयानक युद्ध झेला है, लेकिन उसी के दौरान हमने असुरों को पराजित कर दिया और दूसरी दुनिया पर उनकी तानाशाही समाप्त कर दी। आज से मैं घोषणा करता हूं कि दूसरी दुनिया का नाम लिमिट रेल्म होगा। उसकी दहाड़ ने पूरी दुनिया को हिला दिया, साथ ही उसमें बसने वाली जीवात्माओं और विश्व की इच्छा को भी। यह समाचार कि दक्ष ने एक राज्य की स्थापना की है और पूरी दुनिया का नाम बदल दिया है, आकाश गंगा में तेजी से फैल गया। हर कोई चकित रह गया। शिकारियों के फोरम में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। एक सम्राट तक को यह अधिकार नहीं होता कि वह दुनिया का नाम बदल दे। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? राजा बनना है तो बनो, पर पूरी दुनिया का नाम क्यों बदल रहे हो? लगता है दक्ष खुद ही एक असुर सम्राट बनना चाहता है, परंतु कुछ लोग उसके समर्थन में भी थे। असल में देखा जाए तो यह तर्क संगत है। जब असुरों का शासन था तो दुनिया को असुर क्षेत्र कहा जाता था। अब जब दक्ष का प्रभुत्व है तो नाम बदलना स्वाभाविक है। सही कहा। जब इस दुनिया में अब कोई असुर नहीं है तो उसे अब भी असुर क्षेत्र क्यों कहा जाए? मैं असहमत हूं। इस दुनिया का नाम वे लोग तय करें जो यहीं के निवासी हैं, न कि हम जैसे लोग जो बस यहां से तीसरी दुनिया की ओर जाते हैं। बिल्कुल सही बात। दक्ष यहां का मूल निवासी नहीं है, उसे नाम रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो फिर जाकर दक्ष से कहो, या पहले उसकी तरह ताकतवर बनो। वैसे दूसरी दुनिया को असुर क्षेत्र किसने कहा? पहले शिकारी जब यहां पहुंचे तब तक असुरों का ही कब्जा था और उन्होंने ही इसे असुर क्षेत्र नाम दिया था। अब जब असुरों के स्थान पर दक्ष का शासन है तो यह नया नाम भी उसके नागरिकों की इच्छा को दर्शाता है। इस निर्णय को लेकर बहुत हलचल मची, लेकिन अधिकांश लोग मानते थे कि दक्ष को यह अधिकार प्राप्त था। यद्यपि यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि पूरी दूसरी दुनिया दक्ष की है, फिर भी उसका प्रभुत्व इतने बड़े हिस्से में था कि वह उसके नामकरण में अपना मत रख सके। और जब तक उस क्षेत्र के निवासी इसे स्वीकार करते हैं तब तक कोई समस्या नहीं थी। समारोह के बाद दक्ष ने पहली बार स्वयं को महल में आराम करने दिया, लेकिन जैसे ही वह बैठा, आध्या उसे ढूंढती हुई आई। तुमने मुझे बताए बिना दूसरी दुनिया में आकर दिखाया, दक्ष ने शिकायत की। ऐसा मत बोलो भैया, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम राजा बन रहे हो। अब तो बस मैं ही तुम्हारी इकलौती रिश्तेदार हूं, तो भला इतना बड़ा समारोह मैं कैसे मिस कर सकती थी? दक्ष ने शर्म से सिर खुजाया। सच कहूं तो मुझे ये सारे समारोह उबाऊ लगते हैं। यामिनी और बाकी सबके कहने पर यह करना पड़ा ताकि मानवता की ताकत का प्रदर्शन हो सके। मैं भविष्य में ऐसे आयोजन नहीं करना चाहता। आध्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं भैया, तुम्हें जरूर करना चाहिए। अगर माँ बाबा आज होते तो तुम्हें देखकर कितने गर्वित होते। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है, दक्ष ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा।
स्नेह से भरी आवाज में। आध्या ने अचानक सिर उठाया। रुको भैया, अगर तुम राजा हो तो क्या मैं राजकुमारी हूं? दक्ष ने फिर से उसके सिर को सहलाया। अगर तुम राजकुमारी होती तो मैं राजकुमार होता, न कि राजा। ओह हाँ, ये भी सही है। तो फिर मुझे लगता है तुम अब भी राजकुमारी कहलाओगी। हालांकि हर ग्रह में इसका भिन्न नाम होता है, पर राजकुमारी राजकुमार तो मानक ही होते हैं। आध्या मुस्कुराई। ठीक है भैया, तब से मैं लिमिट साम्राज्य की राजकुमारी हूं। अब हम तुम्हें राजकुमारी मृदुला कहें? दक्ष ने अपनी बहन से पूछा। मुझे ये नाम पसंद है भैया। हाँ, अब मैं राजकुमारी मृदुला हूं। दक्ष हंसे। बहुत बढ़िया। शहर में कई पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स हैं, तो एक चुन लो जो तुम्हें पसंद हो। साथ ही मैं कुछ पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स को तुम्हारे अंगरक्षक और रक्षक दस्ते के रूप में नियुक्त करूंगा। दक्ष के पास मिस्ट मेल्ड क्लैम डेविल सोल की ताकत से बहुत से पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म्स का नियंत्रण था, जो रेणुका नगर की सेना के रूप में या आध्या जैसे लोगों के लिए जीन फ्रैगमेंट्स के रूप में काम आ सकते थे। मैं रेणुका नगर की सेना से कुछ अच्छे शिकारी भी चुनूंगा जो तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। मुझे अंगरक्षकों की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें है। आध्या ने सिर हिलाया और अपनी छोटी मुट्ठी उठाकर बोली, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं कमजोर नहीं हूं। दक्ष मुस्कुराए और उसकी मुट्ठी थामते हुए बोले, मुझे पता है, लेकिन एक राजकुमारी को अपनी सुरक्षा टुकड़ी तो होनी ही चाहिए, वरना राजकुमारी कैसे कहलाओगी? ऐसा है क्या? सामान्यतः हां। तो क्या मैं सौम्या को रख सकती हूं प्लीज? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। दक्ष थकान भरी हंसी के साथ बोले, अफसोस, सौम्या बहुत व्यस्त है। वह हमारे राज्य की पहली महिला सेनापति है और तुम्हारी अंगरक्षिका बनने का समय उसके पास नहीं है। टीम जेनिथ के 6 सदस्य राज्य में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे थे। आध्या ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे शिकारी चुनूंगा। दक्ष ने वादा किया। क्या आप मेरे साथ शहर में घूमने चलेंगे? आध्या ने अचानक पूछा। दक्ष ने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। बाईमेई अभी भी उस समारोह के प्रभाव में थे जो उन्होंने देखा था। पुरोहित, क्या वो व्यक्ति जिसे अभी राजा बनाया गया वही देवता है जिसे हमने पूजा थी? पुरोहित ने गंभीरता से सिर हिलाया। बिल्कुल वही है। वह लिमिट का राजा कैसे बना? यह देवताओं का राज्य है। वह स्वर्ग से आया ताकि हमारे झूठे देवता को हराकर हमें मुक्ति दिलाए। ओह, ऐसा है। बाईमेई खुशी से सिर हिलाते हैं। एक युवक ने पूछा, अब जब हमने अपने देवता को फिर पा लिया है तो हम उनसे कब मिल पाएंगे? पुरोहित, अभी नहीं। इतनी मेहनत के बाद क्या हम यहां सिर्फ उन्हें देखने नहीं आए थे? पुरोहित ने सिर हिलाया। देवता से मिलना इतना आसान नहीं है। वह हमारी इच्छा पर प्रकट नहीं होंगे। अभी तो वह निश्चय ही राज्याभिषेक को लेकर व्यस्त हैं। हमें पहले यहां अपनी नींव रखनी चाहिए। कैसे? हमें उनके लिए एक चर्च स्थापित करना है और उनके धर्म का प्रचार करना है। हां, पुरोहित। परंतु बाईमेई को क्या पता था, उनका देवता इस समय बिल्कुल भी व्यस्त नहीं था। वह अपनी प्यारी बहन के साथ राज्य भर में घुमाया जा रहा था। दक्ष की आंखों में इंद्रधनुषी धुंध थी जिससे वह पहचान से छिपा हुआ था। राज्याभिषेक के अगले ही दिन शासन की शुरुआत हुई। 4 प्रमुख जातियां रेणुका नगर के चारों ओर अधीन राज्य बनाएंगी जो बाहरी खतरों से इसकी रक्षा करेंगे। हंसी को शाही अंगरक्षकों की कप्तान बनाया गया और उसे छावनी स्थापित करने का आदेश मिला। उसे मुख्य सेनापति के रूप में तैयार किया जा रहा था जब सौम्या और टीम जेनिथ के अन्य सदस्य तीसरे क्षेत्र में प्रस्थान करेंगे। लेकिन हंसी खुद इस जिम्मेदारी को नहीं चाहती थी। वह भी टीम के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। येलुओ प्रमुख, जो पहले रेणुका नगर के अकादमी के रेक्टर थे, अब शाही अकादमी के रेक्टर बने। वृक्ष आत्माओं के शमन को कृषि मंत्री नियुक्त किया गया। उनका कबीला राज्य के जंगलों, वनों और खेतों की देखरेख करेगा। वे दक्ष के प्रति अत्यंत आभारी थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिन मनुष्यों ने उनकी सहायता मांगी थी वे एक दिन असुरों को हराकर पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लेंगे। शिला आत्माओं को
दुर्लभ खनिजों से भरे खदानों का अधिकार दिया गया। वे राज्य के लिए खनिज उत्पादन करेंगे और अपने कार्य के बदले एक अंश प्राप्त करेंगे। अब जबकि राज्य की आधारभूत संरचना बन रही थी, दक्ष उन्हें हर पत्थर खाने की अनुमति नहीं दे सकते थे। फिर भी लिमिट राज्य इतना विशाल था कि शिला आत्माओं को सदियों तक भोजन की कमी नहीं होगी, और अगर हुई तो दक्ष अपने आसपास के क्षेत्रों पर युद्ध छेड़ देंगे जब तक उन्हें पर्याप्त भोजन न मिल जाए। दूसरा क्षेत्र अत्यंत विशाल था। लिमिट राज्य केवल असुरों की पुरानी भूमि का 1/3 हिस्सा था। बाकी 2/3 उन एलियन जातियों के पास था जो दक्ष के साथ लड़े थे। दक्ष पूरे क्षेत्र पर शासन नहीं करना चाहता था, लेकिन कभी कभी विजय अभियान चलाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर वर्तमान में कोई भी ताकत लिमिट राज्य के बराबर नहीं थी। यामिनी को लिमिट की महाचांसलर और पहली महिला महाचांसलर बनाया गया। कबीर राज्य के प्रमुख वास्तुकार और भूमि मंत्री बने। उनका काम विभिन्न जातियों के बीच सीमा विवाद सुलझाना था। सुरेश्वर को हंसी के साथ मिलकर रेणुका नगर की सैन्य टुकड़ी का कप्तान बनाया गया। अब उनके अधीन पहले से 10 गुना ज्यादा सैनिक थे। एक विशाल सभा में दक्ष ने अपनी बहन के सिर पर मुकुट पहनाया और उसे राजकुमारी मृदुला की उपाधि दी। दक्ष को छोड़कर वह राज्य की इकलौती शाही सदस्य थी। जब दक्ष ने अपनी जिम्मेदारियां भरोसेमंद शिकारी टीम को सौंपी और आध्या को राजकुमारी बनाया, तब समारोह समाप्त हुआ। सभी महल से चले गए, केवल दक्ष और यामिनी वहीं रुके। लिमिट की पहली महाचांसलर और पहली महिला महाचांसलर बनने पर बधाई, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी ने माथा पकड़ लिया। ओह, मुझसे मजाक मत करो, अब तो पहले से भी ज्यादा काम है। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी मदद करना। हर बीतते क्षण के साथ कार्यभार बढ़ रहा था और यामिनी को लग रहा था जैसे वह पहले ही पीछे छूट रही है। दक्ष ने कंधे उचका दिए। तुम जानती हो, मैं प्रशासन में बहुत बेकार हूं। कम से कम ऐसा कहो कि तुम्हें बुरा लग रहा है, यामिनी ने शिकायत की। दक्ष ने उंगलियां चटकाईं। अच्छा सुनो, तुम्हें प्रधानमंत्री भी बना देता हूं। यामिनी की आंखें फटी रह गईं। तुम मुझे और जिम्मेदारी दे रहे हो, इसका मतलब और काम। दक्ष ने सिर हिलाया। अब तुम्हारे पास और अधिकार हैं, तो तुम बाकी समिति सदस्यों को काम बांट सकती हो। इससे तुम्हारी कार्यक्षमता बढ़ेगी। यामिनी ने चेहरा ढंक लिया। मत भूलो कि हम एक राजतंत्र हैं, लोकतंत्र नहीं। जब मैं तीसरे क्षेत्र में जाऊंगा, तब इस राज्य का भार कौन उठाएगा, ये सोचो। यामिनी चौंकी। मैं हमेशा दूसरे क्षेत्र में नहीं रह सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। तो मेरी जगह कौन लेगा? आध्या, दक्ष ने भौहें सिकोड़ लीं। मेरी बहन उस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं है। वो एक राजकुमारी है और वही बनी रहेगी, राजा कभी नहीं। दक्ष अच्छी तरह जानता था कि सम्राट की भूमिका कितनी मांग भरी होती है। द्वितीय जीवन का अनुभव और अपार शक्ति रखने वाले दक्ष जैसे व्यक्ति के लिए एक अच्छा सम्राट बनना आसान था। वह आसानी से अपने नागरिकों को आदेश दे सकता था और उन आदेशों के पीछे शक्ति भी रखता था। दूसरी ओर आध्या अलग थी। वह हमेशा दक्ष की सुरक्षा में पली बढ़ी थी और उसे दूसरों को आदेश देने का उतना अनुभव नहीं था। इसके अलावा चूंकि वह हमेशा संरक्षित रही थी, वह कुछ क्षेत्रों में काफी भोली भी थी और बाहरी दुनिया के बारे में बहुत कम जानती थी, जिससे अन्य लोग उसका फायदा उठा सकते थे। वह दक्ष की तुलना में काफी कमजोर भी थी, यहां तक कि अगर दक्ष उसके जीन फ्रैगमेंट्स को द्वितीय क्षेत्र की चरम सीमा तक पहुंचा भी दे, उसे पोषण नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पिला दे और कुछ डिजास्टर ग्रेड जीन फ्रैगमेंट्स भी दे दे, तब भी दक्ष को चिंता थी कि कोई पर्दे के पीछे की मास्टरमाइंड ताकत उसे अपनी कठपुतली बना सकती है और राज्य पर नियंत्रण पा सकती है। आध्या मेरी छत्रछाया में पली है और दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं जानती। वह इन चालाक और धूर्त राजनेताओं के सामने ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। भले ही उसमें क्षमता हो, मुझे डर है कि कहीं वह अपने अधिकार से ज्यादा लगाव न पाल ले। सत्ता एक नशा है और न जाने कितने लोग इसके कारण अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। विश्व महासंघ के पूर्व प्रमुख को देखो, उसे तो मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वह आध्या के लिए सिर्फ भाई नहीं था, बल्कि एक पिता समान भी था।
वह उसे किसी भी प्रकार के दुख में नहीं देख सकता था, तो भला वह कैसे उसे ऐसी स्थिति में ढकेल सकता था। यामिनी ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम ज्यादा चिंता नहीं कर रहे दक्ष? आध्या बहुत समझदार है और वह अपना ध्यान खुद रख सकती है। दक्ष ने सिर हिलाया। फिर भी मेरी इच्छा है कि आध्या अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे, अपने दोस्तों के साथ राज्य में घूमे फिरे। सम्राट बनना उसके लिए थका देने वाला और उबाऊ नहीं होगा क्या? यामिनी ने धीरे से बुदबुदाया। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा थकावट होती है। क्या कहा तुमने? अरे नहीं, कुछ खास नहीं, बस ये कि सौम्या और बाकी लोग जब तक हैं तब तक आध्या को कुछ नहीं होगा। पर सौम्या हमेशा द्वितीय क्षेत्र में नहीं रहेगी, वह भी आगे बढ़ेगी जैसे आध्या भी करेगी। मैं लिमिट राज्य को हमारी प्रगति में बाधा नहीं बनने दूंगा। द्वितीय क्षेत्र तो बस हमारी कल्टीवेशन यात्रा का एक पड़ाव है, कुछ और नहीं। यामिनी ने आंखें घुमाईं। तो मेरी कल्टीवेशन का क्या? दक्ष हंस पड़ा। तुम जब चाहो पद छोड़ सकती हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक तुम्हें मैंने पर्याप्त पुरस्कार दिए हैं। शायद हां, यामिनी ने स्वीकार किया। सच कहें तो उसे लगता था कि उसे उसके काम से कहीं ज्यादा इनाम मिला है। उसकी अपनी ताकत और कौशल को देखें तो शायद वह अगले 20 वर्षों में भी पीक जीन फ्रैगमेंट्स को पूर्ण नहीं कर पाती। लेकिन दक्ष के साथ जुड़ने के बाद उसने ये असंभव काम 1 साल में कर लिया। यहां तक कि दक्ष के द्वितीय क्षेत्र में आने से पहले तक अनुभवी शिकारी भी पीक जीन फ्रैगमेंट्स को अधिकतम करने में 2 दशक लगा देते थे, तो यामिनी जैसी नवशिक्षु की बात ही क्या थी। और शिकारी की मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन दक्ष ने अपने अनुयायियों को केवल 1 वर्ष में ही पीक जीन फ्रैगमेंट से लैस कर दिया। राज्याभिषेक के दिन उसने यामिनी को पोषण नंबर 3 की एक शीशी तक भेंट की। यामिनी अकेले कभी इस स्तर की ताकत नहीं पा सकती थी, न इस जीवन में न अगले में। वह इस बात से बेहद संतुष्ट थी कि उसने द्वितीय क्षेत्र में दक्ष को ढूंढने का निर्णय लिया, कबीर के साथ। अगर उस समय उसने वह पागलपन न किया होता तो आज यह सब हासिल नहीं कर पाती। खतरे और मुश्किलों के बावजूद यह यात्रा उसके लिए सार्थक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यामिनी में प्रशासनिक क्षमता थी और सीखने की लगन भी। स्वाभाविक रूप से दक्ष ने उसकी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया। उसने सीना ठोक कर कहा, ठीक है, जो भी तुम करना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूं। दक्ष ने सिर हिलाया। मैं एक संसद स्थापित करना चाहता हूं ताकि जब मैं तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करूं तब भी लिमिट राज्य सही ढंग से कार्य कर सके, यहां तक कि जब आध्या भी आगे बढ़े। लिमिट राज्य में असंख्य एलियन जातियां थीं। दक्ष की उपस्थिति में केंद्रित सत्ता बनी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा समस्याएं उत्पन्न होंगी, और जब आध्या भी आगे जाएगी तब राज्य में विघटन शुरू हो सकता है। इसलिए उसे पहले से ही वैकल्पिक योजना बनानी थी। वह आगे बोला, संसद को 2 स्तरों में बांटो। ऊपरी स्तर में 18 सीटें होंगी, 3 मानवों के लिए, 1 वृक्ष आत्मा के लिए, 1 येलुओं के लिए, 1 क्रैग ईगल के लिए और 1 शिला आत्मा के लिए। ये 4 जातियां रेणुका नगर की शुरुआत से ही साथ थीं, इसलिए उन्हें अपनी सीट मिलनी चाहिए। 4 प्रमुख जातियों को 1-1 सीट दो और बाकी 7 सीटों के लिए बाकी एलियन जातियां प्रतिस्पर्धा करें। मानवों को 3 सीट देकर वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि उनकी भी आवाज बनी रहे, लेकिन वे सत्ता पर एकाधिकार न करें। ये सीटें तय कैसे होंगी? निचले स्तर की संसद द्वारा चुनाव से। दक्ष ने होंठ सिकोड़े। जब तक मैं हूं इतनी जटिलता की जरूरत नहीं, हम इसे सीधी ताकत से तय करेंगे। जो 11 सबसे शक्तिशाली नेता होंगे वे ही सीटें पाएंगे। यामिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या यह सही रहेगा? उसे यकीन नहीं था कि व्यक्तिगत ताकत और प्रशासनिक क्षमता में कोई संबंध है। फिलहाल तो यही तरीका रहेगा। हर वर्ष निचला स्तर यह वोट कर सकता है कि क्या ऊपरी संसद में 1 और सीट जोड़ी जाए, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं। यामिनी ने माथा सिकोड़ लिया। अगर यह फैसला निचले स्तर पर छोड़ा गया और कोई दूसरी जाति वहां हावी हो गई तो मानवों को अपनी रक्षा खुद करनी होगी। हम उनकी आया नहीं हैं, हमें उनकी हर बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं।
क्या तुम लिमिट राज्य को किसी और जाति के हाथों में जाने दोगे? दक्ष ने दूर देखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि जेनिथ डोजो में कितने शिष्य प्रशिक्षण ले रहे हैं और कितने चीनी शिकारी तेजी से रियल्म पार कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि तुम एक बात भूल रही हो। दक्ष ने लिमिट की स्थापना इसीलिए की थी कि द्वितीय क्षेत्र में मानव हताहत कम हो और उन्हें स्थिर विकास का अवसर मिले। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर संघर्ष खत्म कर दे। बीते समय में मानव शिकारी असुरों से भिड़ भिड़ कर ही शक्तिशाली बने थे। अब जबकि लिमिट की स्थापना हो चुकी थी और मानव सत्ता में थे, उनकी स्वाभाविक प्रेरणा और संघर्ष करने की प्रवृत्ति कम हो गई थी। अगर दक्ष सभी प्रतिस्पर्धाएं हटा देता तो यह दूरदर्शिता की कमी होती। मैं फिर कहता हूं, लिमिट राज्य सिर्फ हमारी कल्टीवेशन यात्रा का एक पड़ाव है। चाहे वह कितना भी आरामदायक, विशाल या भव्य क्यों न हो, यह मानवता के विकास का अंत नहीं है। हमारे जीवन का एक लंबा अध्याय अभी बाकी है। यामिनी, तुम भी पूरी उम्र द्वितीय क्षेत्र में नहीं रहोगी। हमें आगे देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। दक्ष की बातों को समझने में यामिनी कुछ समय लगा। जैसे जैसे वह उन बातों पर विचार करती गई, वह दक्ष से और भी अधिक प्रभावित होती गई। वह इस साम्राज्य को दक्ष के साथ मिलकर संभालने में अपना सारा समय और संसाधन झोंक रही थी और उसका लिमिट में बहुत बड़ा प्रभाव भी बन चुका था। अगर दक्ष के शब्द उसके मन में गूंजे नहीं होते तो शायद वह इस उपलब्धि को ही अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव मान बैठती। लिमिट को ही अपनी मंजिल मान लेने में आखिर गलत क्या था? यकीनन यामिनी इसे अपने कबीले के लिए एक महान उपलब्धि मान सकती थी, लेकिन दक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह हर हाल में आगे बढ़ते रहना चाहता था, भले ही वह एक ऐसा सम्राट था जो दूसरी दुनिया पर पूरी तरह से अधिकार जमा सकता था। फिर भी वह लगातार आगे बढ़ता रहा, अविराम। सच कहा जाए, अगर पिछले जीवन में दक्ष ने तीसरे क्षेत्र में प्रवेश न किया होता और वहां से कल्टीवेशन के बारे में गहरी समझ न प्राप्त की होती, तो शायद वह भी लिमिट को ही सब कुछ मान लेता। लेकिन उसके पुनर्जन्म ने उसे सिखाया था कि शक्ति और सत्ता उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने वे प्रतीत होते हैं। लिमिट साम्राज्य उसकी जिंदगी की सिर्फ एक उपलब्धि थी, शायद हजारों में से एक बड़ी, लेकिन उससे अधिक कुछ नहीं। चाहे कितनी भी भव्य हो, कोई भी उपलब्धि इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि उसके लिए अपना भविष्य दांव पर लगाया जाए। उसने मानवता को दूसरे क्षेत्र के खतरों से आजाद कराया, असुरों को हमेशा के लिए पराजित किया, उनके वर्चस्व को समाप्त कर दिया। उसने एक नई शक्ति, एक नया साम्राज्य खड़ा किया जो नए शिकारी को स्थिरता से आगे बढ़ने और तीसरे क्षेत्र तक पहुंचने का अवसर देगा। बस इतना ही। अतीत अतीत रहेगा, उसे तो सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। और भी भव्य दृश्य और गौरवमयी भविष्य उसका इंतजार कर रहा था। यामिनी ने सिर झुका लिया। मैं तो लगभग भटक ही गई थी। धन्यवाद दक्ष, मार्गदर्शन के लिए। दक्ष मुस्कुराया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उम्मीद है कि तुम आगे भी हमारे साथ बनी रहोगी। तीसरा क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक है। यामिनी ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तो निचले स्तर की पार्लियामेंट के सदस्यों का चयन कैसे होगा? क्या फिर से ताकत की परीक्षा के जरिए? फिलहाल हम निचले स्तर के लिए 30 सीटें निर्धारित करेंगे। इनका चुनाव पार्लियामेंट के उच्च स्तर के सदस्य करेंगे और साधारण बहुमत से उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा। भविष्य में निचले स्तर के सदस्य उच्च स्तर के लिए मतदान करेंगे, फिर से साधारण बहुमत से। यामिनी ने सहमति में सिर हिलाया। यह तो तय था कि इस प्रणाली में भी भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि उच्च स्तर के सदस्य ही निचले स्तर को चुन रहे थे। लेकिन यह तो हर प्रणाली में संभव था। यह प्रणाली फिलहाल प्रयोग के लायक थी और आगे के अनुभवों के आधार पर बदली जा सकती थी। शुक्र है कि दक्ष अभी भी मौजूद था और किसी भी समस्या या खामी को तुरंत सुलझा सकता था। यामिनी ने आगे पूछा, आप और उच्च संसद के बीच अधिकारों का विभाजन कैसे करना चाहेंगे? दक्ष ने कंधे उचका दिए। उसकी जरूरत नहीं है। मोनार्की का अधिकार बनाए रखो, लेकिन मैं और आध्या दोनों ही पार्लियामेंट के रोजमर्रा के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। यह लोकतंत्र नहीं था,
लेकिन दक्ष को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह जल्द ही तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था, और आध्या भी। जब वे दोनों चले जाएंगे तो यह मौनकी एक तरह से बस प्रतीकात्मक रह जाएगी। भले ही दक्ष और आध्या के भविष्य में बच्चे हों, यह तो आने वाली पीढ़ियों की बात थी। दक्ष का सम्राट बनना केवल एक औपचारिकता थी। अगर मोनार्की संसद के सामान्य कार्यों में शामिल ही न हो तो उसकी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं। दक्ष के पास पूरे साम्राज्य की सत्ता थी, लेकिन वह उसका प्रयोग नहीं करता था। वह यह जिम्मेदारी संसद को सौंप चुका था। यह तरीका अब उसके लिए सामान्य हो चुका था। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? दक्ष ने पलकें झपकाईं। तुम? आपने ही तो कहा था कि मुझे आपके नक्शे कदम पर चलना है, यामिनी ने प्रत्युत्तर दिया। हमें किसी उत्तराधिकारी को अभी से प्रशिक्षित करना शुरू करना होगा। ठीक है, दक्ष ने लंबी सांस भरी। संसद रोजमर्रा के मामलों का संचालन करेगी। मॉनर्क प्राइम मिनिस्टर को चुन सकता है और संसद पर वीटो अधिकार भी रखता है, लेकिन दक्ष के निष्क्रिय रवैये के चलते प्राइम मिनिस्टर के पास ही असल नियंत्रण होगा। प्रधानमंत्री का चयन मॉनर्की करेगी। अगर कोई मॉनर्क मौजूद न हो तो यह निर्णय उच्च स्तर की संसद करेगी। यही नियम भविष्य में भी लागू रहेगा। तुम इस प्रणाली की कमियों को सुधारने का काम देखो। मुझे बस बता देना कि तुमने क्या क्या बदला, दक्ष ने कहा और यामिनी को विदा किया। हे भगवान, आप मुझे ये सब भी थमा रहे हैं। ये आपकी बनाई व्यवस्था है। तुम्हारी कार्य कुशलता और प्रशासनिक क्षमताएं काबिले तारीफ हैं, यामिनी, मुझसे कहीं बेहतर। संभल कर रहिए। कभी ऐसा ना हो कि मैं पूरा साम्राज्य ही बेच दूं, वह गुस्से में बोली। दक्ष फिर मुस्कुराया। करके देखो, क्या कोई इतना साहसी है जो इसे खरीदने की सोच भी सके? दूसरे क्षेत्र में अब कोई भी दक्ष के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। यामिनी ने सिर पकड़ लिया। उसकी जिम्मेदारियां फिर से बढ़ गई थीं। तभी उसे एक अजीब सी जानकारी याद आई। रेणुका नगर में कुछ असामान्य हो रहा है। क्या बात है? एक नई नस्ल हाल ही में रेणुका में पहुंची है, जिसे बाइमी कहा जाता है। वे शहर में एक नया धर्म प्रचारित कर रहे हैं, बाईमाई। यह नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। अगर उनका धर्म भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता तो उन्हें अपने तरीके से रहने दो। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं, यहां तक कि एलियन जातियों की भी। और दक्ष को ऐसा करना अनैतिक लगता कि वह उन्हें जबरन रोक दे। जब तक वे किसी कल्ट से जुड़े न हों, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। अभी तक तो कुछ भी संदिग्ध नहीं हुआ है। क्या उनके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी है? फिर भी दक्ष को सतर्क रहना था। अगर बात बिगड़ गई तो यह पूरे साम्राज्य में महामारी की तरह फैल सकती थी। नहीं, बस इतना पता है कि वे बहुत दूर से आए हैं। अभी तक तो कोई समस्या नहीं दिखी, लेकिन मुझे लगा यह बात बताना जरूरी है। दक्ष फिर से चिंतित हो गया। क्या तुम ज्यादा लापरवाह नहीं हो रही हो? उनका पृष्ठभूमि इतना अजीब है, फिर भी तुमने कोई गहराई से जांच नहीं की। यामिनी मुस्कुरा दी। असल में यह सब उनके गॉड की वजह से है। क्या यामिनी भी उनके धर्म में आस्था रखने लगी थी? पूरी बात बताओ। दक्ष देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता था। कोई भी जीवन रूप जो खुद को देवता कहे और एक कल्ट शुरू करे, निश्चित ही कुछ न कुछ गलत होता है। उन्होंने मुझे अपने गॉड की एक तस्वीर दी थी, जरा देखिए। यामिनी की मुस्कान और गहरी हो गई। दक्ष ने हाथ हिलाया और वह चित्र उसके पास उड़ता चला आया। वो मार्शल गॉड आकाश से ऊपर तक विशाल था। उसके चारों ओर शक्ति और भय का आभा मंडल था। वह 8 विशाल ड्रैगनों पर खड़ा था और उसके हाथ में एक नुकीली तलवार ऊपर की ओर उठी हुई थी। हर धर्म अपने गॉड को इसी प्रकार चित्रित करता है। कोई भी कल्ट अपने देवता को साधारण नहीं दिखाता। यह देवता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। जरा गौर से देखिए, यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मैं ही हूं। दक्ष ने अंततः पहचान लिया कि चित्र में उसी को दर्शाया गया है, लेकिन कलाकार ने उसके रूप रंग को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था। बाईमाई, अब जाकर दक्ष को याद आया कि वे कौन थे। जब वह विपदा स्तरीय जीवन रूपों का शिकार कर रहा था
तब उसने एक पोस्ट पीक ग्रेड जीवन रूप को मार डाला था जो सितारों के सम्राट द्वारा एकत्र की गई सूची में था। अनपेक्षित रूप से उस पर्वत की तलहटी में रहने वाली एक एलियन जाति उस जीवन रूप को एक देवता की तरह पूजती थी, और जब दक्ष ने उसे मार डाला तो स्वाभाविक ही वहां तनाव पैदा हुआ। दक्ष ने बस उस प्राणी को मारा ही था कि तभी एक एलियन पुजारी और उसके अनुयायी पवित्र अनुष्ठान करने पर्वत पर चढ़ आए और उन्होंने दक्ष को रंगे हाथों पकड़ लिया। सौभाग्य से उस पुजारी में इतनी बुद्धिमत्ता थी कि उसने दक्ष को ही अपना नया देवता घोषित कर दिया। दक्ष ने उन्हें एक नक्शा और यह आदेश दिया था कि वे उसे रेणुका नगर में ढूंढें, और बायमई वास्तव में हजारों मील की यात्रा कर वहां पहुंच गए थे। दक्ष ने उनके समर्पण की सराहना की, पर वह इस बात को लेकर असमंजस में था कि अब वे उसका धर्म प्रचारित करने लगे थे। यामिनी ने बताया, रेणुका नगर के बहुत से नागरिकों ने तुम्हें असुरों से लड़ते देखा था और उन्होंने तुम्हारी शक्ति को स्वयं अनुभव किया। वे पहले ही तुम्हारी पूजा कर रहे थे, इसलिए यह धर्म तेजी से फैल रहा है।